नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते कई सारी बातें हैं, कई सारे विषय हैं जिन पर बातचीत होनी है, लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा के जो मेहमान हैं उनसे आप सबका परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे साथ टिमोथी चोंगथू हैं। टिमोथी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली और एनसीआर के। इसके अलावा फॉर्मर मेंबर हैं फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली पुलिस अंडर जॉइंट सीपी रॉबिन हिबू के अंडर में बनी थी। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, दिल्ली के अदालत में, दिल्ली की कोर्ट्स में वकालत भी करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है टिमोथी आपका। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ दो साथी हमारे, हृदय जोशी और आनंद वर्धन। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो मैं जल्दी से एक बार जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में बता दूं। जिस पर हमें बात करनी है वो जिसके लिए टिमोथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मणिपुर में हिंसा का जो दौर है लगातार जारी है। एक महीने करीब होने को आए इस बात को शुरू हुए। 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी। वहाँ पर वहाँ के जो प्रमुख समुदाय हैं, मैती और कुकी समुदायों के बीच में ये झड़प शुरू हुई थी। अब तक जो ताज़ा खबर है इसमें 80 लोगों की मौत हो चुकी है। और गृहमंत्री अमित शाह ने दौरा किया है, वहाँ पर दोनों समुदायों के तमाम लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है और शांति बहाली की कोशिशें की हैं। देखते हैं ये कितना कामयाब होता है। इसके जो और पहलू हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। एनसीईआरटी इस बीच काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत सारे सिलेबस में बदलाव हो रहा है। 12वीं की क्लास में टेक्स्ट बुक से खालिस्तान का रेफरेंस हटाया गया है। इसके अलावा वीर सावरकर को ऐड किया गया है और कहा जा रहा है कि अंबेडकर का कुछ चैप्टर्स हटाया गया है। इसके अलावा 10वीं की किताब से पीरियोडिक टेबल्स को हटा दिया गया है, जो केमिस्ट्री की किताब से। तो ये 9वीं 10वीं में जी, 9वीं में तो ये चल रहा है। और सरकार का कहना है कि, या एनसीईआरटी का कहना है कि अब सिर्फ 11वीं और 12वीं छात्रों के लिए पीरियोडिक टेबल इम्पोर्टेंट पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उस विषय में आगे पढ़ाई करना चाहेंगे, उन्हीं को ये पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी से उसको रैशनलाइज किया करके हटाया जा रहा है। इस बीच में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके इर्द गिर्द काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। विपक्ष के करीब 24 दलों ने इसका बायकॉट किया और प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और अवसर पर उनका एक भाषण भी हुआ। एक महत्वपूर्ण बात जो ये और हुई इससे जुड़ी वो ये थी कि सेंगोल, एक राजदंड धर्मदंड जो कि चोल राजवंश से जुड़ा एक प्रतीक था सत्ता हस्तांतरण का, उसकी स्थापना नए पार्लियामेंट के भवन में लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री ने की। तो उसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हुए। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बातचीत हो। और दिल्ली से एक बड़ी भयावह घटना सामने आई है। एक लड़के जिसका नाम शाहिल खान बताया गया, बुलंदशहर का रहने वाला लड़का, दिल्ली के शाहाबाद डेयरी में उसने एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि उन दोनों का अफेयर था। दोनों के बाद आपस में पहले से जान पहचान थी और बाद में वो जान पहचान इस तरह से आगे बढ़ी कि दोनों उनको इनकार करने पर उसने हत्या कर दी। और इसका वीडियो सामने आया है टेलीविज़न चैनलों पे, बहुत उससे दिखाया गया, जिसमें लड़का सीधे हमले करते हुए दिख रहा है, पत्थर से, चाकू से। बहुत ही भयावह वीडियो है। मणिपुर में जो चल रहा है, जो हत्या चल रही, जो हिंसा की घटनाएं हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने इसे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है जो पूरे देश में जिसको आगे बढ़ा रही है, वो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। वो लोगों के अंदर बंटवारा पैदा करना और फॉल्ट लाइंस को फैलाने का, बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ा घटनाक्रम है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है और वहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। और वहाँ के नेशनल प्रेस क्लब के साथ भी उनका एक आज इंटरेक्शन आज सुबह सुबह हुआ है। मीडिया के साथ भी बड़ी बातचीत और वो कर रहे हैं।
तो ये भी एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हमलावर रुख अपनाए हुए उसका कहना है कि विदेश की धरती पर भारत की छवि को ख़राब किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, और वो उसको चोट पहुंचा रहे हैं और भारत का अपमान कर रहे हैं। अपमान से जुड़ा एक और बड़ा मसला है, और वो मसला है जो हमारी महिला पहलवान हैं, वो जो जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले तक धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनको चूँकि पार्लियामेंट की नए भवन का प्रधानमंत्री को 28 मई को उद्घाटन करना था, इसलिए वहाँ से उनको पूरी तरह से हटा दिया गया, घसीट कर उनको पहले हिरासत में लिया गया और फिर उनको उनके टेंट और सारी चीज़ें जंतर मंतर से हटा दी गई हैं। वो रेसलर्स ने बाद में ऐलान किया कि वो अपने जो मेडल्स हैं जो उन्होंने जीते थे उनको गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार जाएंगी। बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव करने पर भी इसमें उन लोगों ने ये फैसला कुछ दिन के लिए टाल दिया है। इसका इंतज़ार रहेगा, हमें देखते हैं आगे ये किस तरह से आकार लेता है। आज इस पर चर्चा भी होगी। हाँ, हम इस पर बातचीत भी करेंगे आज। ये जो पूरा मसला है कैसे, क्यों, और बृजभूषण शरण सिंह के नज़रिए से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इतना महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति कैसे है इतने गंभीर आरोपों के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जो दिल्ली की नई शराब नीति थी उसको लेकर एक कमेंट किया है कि अगर ये नीति इतनी अच्छी थी और इतनी फुल प्रूफ थी तो इसको इतना जल्दी हड़बड़ाहट में वापस क्यों लिया, इसमें अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी। और कुछ प्राइमा फेसाई उसको लगता है कि इसमें गड़बड़ी के संकेत हैं, जिसकी वजह से उसने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो कि राजस्थान के बड़े नेता और मुख्यमंत्री हैं, दोनों, उन लोगों के बीच में जो टकराव चल रहा था वो टकराव लगातार जारी है। यहाँ पर दिल्ली में बीच बचाव की शीर्ष नेतृत्व ने कोशिश की, उनके बीच में समझौते की भी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई बहुत ख़ास सफलता मिली हो ऐसा दिख नहीं रहा है। सचिन पायलट का फिर से जो बयान आया है उससे नहीं लगता कि बात सब कुछ सामान्य हो गया है या बातचीत उनकी फिर से कायम हो गई है। तो ये अब तक की आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। मैं सबसे पहले चूँकि टिमोथी हमारे साथ हैं तो मणिपुर की जो घटना है पूरी उसको हम समझ लेते हैं। एक तो जो हमारी एक सामान्य समझ है, ये हमको यहाँ से दिल्ली से बैठकर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितना हम पढ़ के अखबारों के जरिए और टेलीविज़न के जरिए समझ पा रहे हैं कि मैती और कुकी समुदायों के बीच में एक झड़प शुरू हुई, और इसकी जो इमीडिएट वजह बनी वो थी मणिपुर हाई कोर्ट का एक निर्णय, जिसमें उसने मैती समुदाय को एसटी श्रेणी का दर्जा दिए जाने पर का आदेश एक तरह से कि वहाँ की एन बीरेन सिंह की सरकार को कहा और कहा कि आप इस पर विचार करें। और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 29 मई तक का टाइम दिया कि इसके पहले आप ये निर्णय कर लें। यहाँ से हमले और इसकी आपस में दोनों समुदायों को टकराव शुरू हुआ। टकराव क्या, इसके खिलाफ जो बाकी कुकी और अन्य जो वहाँ के महत्वपूर्ण एथनिक ग्रुप हैं उन लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला और उसके बाद वो वायलेंस हिंसक रूप में आगे बढ़ा और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इसमें अब तक जो मौतों का नंबर है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जिसमें सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 40 के करीब उनको उग्रवादी बताया गया। इसमें बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे लोगों के अपने शंकाएं हैं कि भाई ये जो लोग मारे गए जिनको आतंकवादी या उग्रवादी बताया गया, ये लोग कौन हैं, इनके पहचान क्या है और ये लोग, इनकी बॉडीज़ कहाँ, बहुत सारी बॉडीज़ अनक्लेम्ड हैं। तो ये भी एक स्थिति है। एक और चीज़ जो है ये जो दोनों समुदायों के बीच में जो फ्रिक्शन है या जो तनाव है वो लंबे समय से बढ़ता जा रहा था, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही थी कि जो जंगलों के बीच में रह रहे लोग थे, आदिवासी समूह थे, उनको जंगलों से निकाल कर और बाहर बाकी मैदानी इलाकों में लाकर बसाने की जो पॉलिसी थी उससे भी एक बड़ा टेंशन चल रहा था लगातार, क्योंकि सरकार की ये कोशिश बताया जा रहा थी कि जो जंगलों के रिसोर्स हैं या उन पर जिन पर सरकार का है हिली एरियाज़ के बीच में, उनमें एक तरह की दिक्कत आ रही किसी भी तरह की पॉलिसी बनाने में, किसी तरह की योजना बनाने में।
और उन पर रह रहे लोगों का एक स्वाभाविक सा दावा था कि ज़माने से, सदियों से, पीढ़ियों से लोग उन्हीं जंगलों पर निर्भर थे, उन्हीं जंगलों में रह रहे थे। तो अचानक से अब उनको वहाँ से निकालने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। यहाँ से ये सारी समस्या शुरू हुई। और थोड़ा सा जो उसका जियोग्राफिकल आइडिया है वो ये है कि जो इम्फाल का वैली वाला इलाका है वो माइती डोमिनेटेड इलाका है, और हिली एरियाज़ में जो है वो बाकी कुकी और दूसरे नगा जो एथनिक समूह है वो डोमिनेटेड हैं। तो उनके अंदर एक तरह से मैदानी समूह के खिलाफ कहें कि ये वो गुस्सा पनप रहा था इस फैसले से कि उनको जंगलों से निकाला जा रहा था। घाटी के इलाके। टिमोथी, अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएं कि जितनी जानकारी हमारी है, इसके अलावा इसके क्या क्या और पहलू हैं, किन किन वजहों से दोनों समुदायों के बीच में, क्योंकि जो जो वायलेंस की हिस्ट्री रही है और दो अलग अलग समुदायों के बीच में तनाव की हिस्ट्री बहुत लंबे समय से रही, वहाँ पर अलग अलग टाइम पे इंसर्जेंसी ग्रुप्स भी काम करते रहे हैं दोनों हर तरफ से। तो उसके अलावा क्या क्या और ट्रिगर पॉइंट थे जिसकी वजह से ये अचानक से इतना आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति चली गई? देखिए, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मणिपुर इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की और जनता को सच्चाई बताने की कोशिश की। जैसे आपने पहले बताया, जैसे एनसीईआरटी जो बुक्स थी, जिसमें पहले तो नॉर्थ ईस्ट का सब्जेक्ट्स कभी हुआ भी नहीं करता था, ये 2013-14 में काफ़ी रिकमेंडेशन आई कि भाई नॉर्थ ईस्ट का कल्चर आगे आए, नॉर्थ ईस्ट की फ्रीडम फाइटर में जो स्ट्रगल्स है वो आगे आए। तो वो रिकमेंडेशन के साथ साथ फिर धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में ये स्टेट है और बाकी बाकी भी स्टेट्स है और इनका कल्चर ऐसा है। और रिगार्डिंग मणिपुर, मणिपुर एक ऐसा छोटा सा स्टेट है जो बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों के वजह से इनका नाम आगे आया है और लोगों को पता भी चला है कि मणिपुर एक ऐसा स्टेट है। मणिपुर के स्टेट को आपको ज्योग्राफी पता, जैसे आपने बताया कि वैली है और हिल्स है। तो ये दो समुदाय के लोग जो रहते हैं, वैली में मैते रहते हैं और हिल्स में कुकी और नागास रहते हैं। तो ये जो लैंड इशू है, ये सदियों से ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिसमें हमेशा एक अटेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द वैली। एक जो वैली जो लैंड है, वो इनका मानना है कि ये लैंड जो है ओवर क्राउडेड हो रहा है, उनको रहने की, सेटलमेंट की जगह नहीं मिल रही है। तो अब क्या हो रहा है कि अब देखिए, बीजेपी आई 2014 में, 2014 से पहले कांग्रेस का पावर में थी। अब कांग्रेस के पावर में भी स्क्रिमिश होती रहती थी, नोक झोंक, कभी कभी इश्यूज आते थे। बट इस जो लेवल तक जो वायलेंस हुआ है मणिपुर के अंदर, आज तक ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने अपने दिमाग में भी कभी सोचा होगा कि ऐसा दिन आएगा। लेकिन आप देखेंगे 2015 में बीरेन सिंह, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीरेन सिंह पावर में आए, उन्होंने एक 3 बिल पास किए, जिसमें मणिपुर पीपल बिल और मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट पास हुआ। तो ये बिल ऐसे थे जो ट्राइबल्स के राइट्स को अ, छीन लेते थे। उसमें मणिपुरी डिफाइन कर दिया कि आप मणिपुरी कौन होंगे, डेफिनेशन आने लग गए कि भाई इस मणिपुर में रहने वाले को मणिपुरी, और कौन कौन मणिपुरी होंगे। तो काफी चीजें हुई हुई इस बिल पास होते समय। तो ये जब बिल पास हुआ और फिर असेंबली में प्रेसिडेंट के पास गया, तो ये बिल आप देखेंगे 2015 में बहुत बड़ा अनदर प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये हम्म। बिल प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया, तो ये बिल नल एंड वॉइड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे स्लोली 2019 में आपका दोबारा, स्पेशली हिल एरियाज में और स्पेसिफिक टू कुकी कम्युनिटीज में, जंगलों में, जैसे आपने बताया कि भाई एविक्शन हो रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि लैंड ग्रैबिंग है। बट आप देखेंगे कि फॉरेस्ट है, ट्राइबल्स फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं, इसलिए वो एसटी हैं, ट्राइब हैं। अब जंगल में रहने, सदियों से रह रहे हैं, सदियों से रहने पे एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक एक प्रोसीजर होता है, आप प्रोसीजर देते हैं कि भाई ये जमीन आपकी है, तो आप प्रूफ करें कि ये जमीन में आप रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। एक एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर ना फॉलो करके आप 1 महीने का वो टाइम फ्रेम ना दे, 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम दे के बताते हैं कि आप प्रूफ करिए ये जमीन आपकी है। और जब उस 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं होता, तो आप रातों रात डेमोलिशन करते हैं और रातों रात लोगों को एविक्ट करते हैं। यही इंसिडेंट हुआ इम्फाल में, जहां पर 3 चर्च 30 सालों से उस जमीन में थी। गवर्नमेंट ने बताया कि भाई ये इलीगल है, और आधी रात को अराउंड 2 AM, आप देखिए, इस तरह का डिमोलिशन किया, 2 बजे की सुबह के 2 बजे ये डिमोलिशन हुआ। तो
काफी चीजें पॉलिसी इनकी ऐसी थी विच इज अगेंस्ट द ट्राइबल्स। उसके बाद आप देखेंगे 2022 में इन्होंने क्या किया कि एक वॉर ऑन ड्रग्स का ये पॉलिसी चला कि भाई जो जाति लोग हैं यहाँ पर, स्पेशली कुकी कम्युनिटी हैं, कि यहाँ पर ड्रग्स का काम करते हैं। अब हाँ, पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, और आजकल तो नए नए टर्म्स दे दिए कि नार्को टेररिज्म, मतलब ऐसे ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स डाल दिए। अब देखेंगे कुकी सोसाइटी, जो कुकी कम्युनिटी है, वो, ये तो चर्च लीडर्स एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लेटर हेड में साफ साफ कह दिया कि मणिपुर के हिल एरियाज में ऐसा अगर किसी ने किया भी हो तो ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा ये जो इनकी जो कल्टीवेशन है नहीं हो पाएगी करके इन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला था। उसी के साथ साथ अब ये बीरेन सिंह कहते हैं कि पूरा द होल कुकी कम्युनिटी इज डूइंग पॉपी कल्टीवेशन, डिस्ट्रॉइंग द लैंड, मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके कुकी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। बात आई 3 मई की, जहां वायलेंस स्टार्ट हुई। मणिपुर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया स्टेट को कि भाई आप रिकमेंडेशन दे दे विद इन दिस लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में। अब ये ऑर्डर को लेके पब्लिक में प्रोटेस्ट था, यस, लीगली भी चैलेंज किया है। लीगली चैलेंज करने के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, सॉरी, इस ऑर्डर को बताया कि भाई दिस ऑर्डर इज रॉन्ग करके, मणिपुर गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर आगे पास ना करे, ऐसा रिकमेंडेशन ना दे करके, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, जिसमें कुकीज और नागा जो हिल एरिया से हैं, दोनों ने मिलकर ये प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट करने के बाद आप देखेंगे दोनों पार्टी थी प्रोटेस्ट में। वो दोनों पार्टी प्रोटेस्ट में होने के साथ साथ आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं, कहते हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय किया है। उसके साथ साथ आप करते हैं कि इम्फाल में रैली खत्म हुई, जो ट्राइबल्स का जो एक माना जाता है कि सिंबलिज्म होता है ट्राइबल में, हम्म। एंग्लो कोकी वॉर सेंटेनरी वॉल जो इनकी, अ, आप देखेंगे 1917 टू 1980, इट इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो कोकी वॉर। ब्रिटिशर्स के साथ हमारी जो एंसेस्टर्स ने वी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब उस सेंटेनरी वॉल में आप आग जला देते हैं, जो हम जिसको सेक्रेट मानते हैं, आप उन्हें आग जला देते हैं। वो आग बुझ गई, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे भी थम सकता था, लेकिन ऐसा ना होके रैली खत्म होने के बाद जो कोकता एरिया है विच इज द बॉर्डर बॉर्डर एरिया है, मेइतेई एंड हिल एरियाज का, ट्राइबल्स का, कुकीजो कम्युनिटी का बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर में वहां पे वायलेंस स्टार्ट होता है। वहां पे मेइतेई की कुछ समुदाय हैं जो कुकीज पे अटैक करती है। अब उस अटैक करने के बाद वहां की जो पुलिस है और वहां की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रोक देती है। उसको रोकने के बाद ये इंसिडेंट इम्फाल तक पहुंच जाता है, और कैसे सेलेक्टिवली मोर देन 115 हाउसेस जला दिया जाता है एक ही दिन में। इम्फाल की जो दरिंदगी, आपको वीडियोस के माध्यम से भी आपको दिखेगा, इतनी वायलेंस हुई, इतने लोगों को मारा गया, इतने लोगों को विधवाओं किया गया। एंड देयर आर इंसिडेंट्स आल्सो वेयर, जो मेरा पाइबी के जो कहते हैं, मणिपुर की जो वुमेन सोसाइटी है, वो एनकरेज करती है लड़कों की कि गो एंड रेप देम। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी आगे आए हैं, और इतनी दर्दनाक हिस्ट्री हो चुकी है इम्फाल की, जहां से उनको फिर वहां से निकाल के वैली से तो पूरे अलग हो गए हैं। वैली से अलग होके अपने गांव जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए अलग अलग स्टेट जा रहे हैं। और जो टारगेटेड किलिंग, इसलिए हम कहते हैं कि एथनिक क्लींजिंग है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली कुकी कम्युनिटी, कुकी जो कम्युनिटी के, पर्टिकुलरली उन कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। आप देखेंगे 2022 में इन्होंने सर्वे भी किया था। इम्फाल में सर्वे करके उन्होंने मार्किंग कर दी कि इम्फाल में इतने सारे लोग रहते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये कुकी है, ये नागा है, या इस कम्युनिटी के हैं। तो उनके घर के आगे वो रेड मार्किंग कर देते हैं कि भाई ये कुकी कम्युनिटी के हैं। तो जैसी बात 3 तारीख को ये वायलेंस स्टार्ट हुआ, सिस्टमैटिकली जो सारे मार्किंग थे उन सब घरों को अटैक किया गया और घरों को जला दिया गया। इसलिए अब ये कुकी जो कम्युनिटीज की यही मांग है कि अब आपने तो हमें वैली से भगा दिया, नाउ वी वांट टोटल सेपरेशन, यू हैव ऑलरेडी सेपरेटेड अस, आपने हमें अलग कर दिया है, अब हमें अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन करने दे। यही तभी लोगों की मांग तो रही है आप एक इस तरह वक्त। से टिमोथी ये कह रहे हैं कि अब जो मांग है वो एक तरह से जैसे लद्दाख में एक वक्त था कि या अभी भी है, अब तो अलग बन गया वो इंडिपेंडेंट, यूनियन एक टेरिटरी। एक हाँ नहीं, एक हिल डेवलपमेंट काउंसिल सी होती है जिसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, इस नहीं तरह नहीं, की। देखिए,
आर्टिकल 371 सी तो ऑलरेडी था, जो हिल एरिया कमेटी, जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 सी यही है कि हिल एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए ये एक हिल एरिया कमेटी बनेगी जो गवर्नर को रिकमेंडेशन दे सकती है और हिल एरिया के डेवलपमेंट या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेगी। ये तो प्रोविजन ऑलरेडी है, बट इस प्रोविजन के होने के बावजूद भी ये सारे बाईपास होके डायरेक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करती है। तो आप क्या इसी की चाहते वजह हैं से अब इसमें हाँ, आगे क्या चाहते हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं कि 371 सी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था उसको बाइफरकेट करके जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लद्दाख शुरू। बना। उसी तरह हम चाहते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी टाइप का एक मणिपुर के अंदर भी हिल एरियाज जो है उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, कम से कम यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, और इसमें कुछ रिकमेंडेशन हो जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, जिनके अपने लेजिस्लेचर हो, हम्म। ओके, ताकि तो मैं हम आपसे एक अपने बात पूछना चाह रहा डेवलपमेंट था, कर अतुल सकें। अगला हाँ। सवाल पूछें या आनंद जी बोलेंगे। मैं 2015 की जो आपने बात की जब 3 लॉ आए थे, तो उस वक्त हाँ जी। मैं मणिपुर में था, और ये बहुत हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम बहुत कम जा पाते हैं उधर, और चूड़ा चांदपुर भी उस राइट, वक्त राइट। गया था उस इलाके में। तो और ये बात मैंने पिछली बार भी न्यूज़ लॉन्ड्री के कार्यक्रम में कही थी कि उस वक्त एक सपम रॉबिनहुड एक लड़का था जिसके मारे जाने के बाद फिर रिएक्शन में बहुत सारे कुकी लड़के मारे गए थे, और उन्होंने अपने बच्चों को क्रीमेट नहीं किया था कई महीनों तक। राइट, इस राइट, 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 प्रोटेस्ट में राइट, मैं था वहाँ पर, और वो दिल्ली तक आए थे उनके लिए डमी कॉफिन राइट, लेकर कि हमारी राइट, बात राइट, सुनिए, राइट, कोई 6-6 महीने तक। राइट। अभी जो हम खबर पढ़ रहे हैं, जो अतुल ने भी बताई कि बहुत सारी बॉडीज को कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ट्रांजिट एक प्रॉब्लम है कि कुकी जाके इम्फाल से अपने लोगों की बॉडी को लीगली क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या ये स्थिति है कि उसके पीछे जो नेता कह रहे हैं कि जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, जो एक कल्चर है, प्रोटेस्ट का कल्चर है मणिपुर का, तब तक हम अपने बच्चों की बॉडी को नहीं लेंगे? और एक सवाल जो बड़ा सेंसिटिव है उसमें कि कई लोग जो कह रहे हैं कि उसमें एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए इन 3 पॉइंट्स में ठीक कि है, बॉडी ठीक, क्यों ठीक, नहीं ठीक। है। देखिए, पहले जो आपने बताया कि डेड बॉडीज आर लाइंग पाइलिंग अप एट रिम्स एंड जेनिम्स, यही हमने मांग की थी। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के नाम पे प्रेस रिलीज हुई थी। इस प्रेस रिलीज में हमने यही मांग की थी स्टेट गवर्नमेंट से कि आप इस बॉडी को आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए फैमिली की मदद करें, हमें आइडेंटिफाई करने दे कि ये बॉडी, क्योंकि हम इम्फाल अब जा नहीं सकते, हिल एरिया जो है अब इम्फाल जा नहीं सकता, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी खराब है, दे कैन नॉट गो एंड क्लेम द बॉडी। दैट इज द रीजन वाई, उसी रीजन की वजह से किया है कि उस मॉर्ग में ऑलरेडी इस बॉडी पाइलिंग अप। और ऐसा भी है इंसिडेंट कि भाई वहां पर तो रेफ्रिजरेटेड बॉडी रखने की भी जगह नहीं हो रही, ऐसा इंसिडेंट आ रहा है कि बॉडी रखने की जगह नहीं हो रही। अब आप ना तो बॉडी आपको हैंड ओवर कर रहे हैं फैमिलीज को, ना आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं, तो या तो ये सरकार खुद साइलेंट है इस इशू पे, या तो वो मदद नहीं कर रही। ये तो सरकार ही बताएगा क्यों वो आइडेंटिफिकेशन करना नहीं चाह रही या बॉडी वापस हिल एरियाज में नहीं बेच रही, क्योंकि स्टेट के पास तो सारी मशीनरी है ना, वो तो चाहे कोई क्लेम करने ना आए, क्योंकि वजह है ना क्लेम कर पाने की, तो वो बॉडीज बेच दे चुरचांदपुर में, दे हैव अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे भी प्रिजर्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी चीज इंसर्जेंसी की जो बात आई, आप देखेंगे कि वैलीज में 8-8 इंसर्जेंसी है, यूएनएलएफ है, पीएलए है, ये सारी इंसर्जेंसी है जो गवर्नमेंट ने टेररिस्ट का रूप इनको दे रखा है, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंडर नहीं आते, इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सू ऑपरेशन में नहीं आते। इसका मतलब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल पे नहीं है, ये एनी टाइम कुछ कर सकता है। यह भी चीजें आई हैं कि ये म्यांमार से मेइतेई जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये आ चुके हैं, ये खून खराबा कर रहे हैं। दूसरी बात, कुकी समुदाय की तरफ से आप देखेंगे कि 2008 से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चल रहा है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में यह है कि भाई वी सस्पेंड ऑल आर ऑपरेशन, शांति का पूर्वक देके उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, हम ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये तो एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन है। वेपन्स आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्ते पहले सीएम बीरेन सिंह ने खुद ही ऐलान किया भाई इनके सारे वेपन्स इंटैक्ट हैं। क्या दिखाता है कि कुकी इंसर्जन इन्वॉल्व नहीं है। अब सारे वेपन्स उन्होंने दे दिए, सारे वेपन्स की चाबी उनके पास है, सारे कैडेट की लिस्ट उनके पास है, तो कहाँ से ये इंसर्जेंसी का नाम ले रहे हैं? 40-40 इंसर्जेंसी मर गए बता रहे हैं। अब 40 इंसर्जेंसी अगर मर गए, लेट देम आइडेंटिफाई, ये या तो सू एग्रीमेंट में, सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट में जो जिनका नाम है, क्या ये वही है या नहीं है। अब आप देखेंगे जो मरे हैं, कुछ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे जो विलेज को डिफेंड कर रहे थे, उस दौरान मरे, और
ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके मर रहे हैं अपने हिली एरियाज में, क्योंकि वही अटैक हो रहे हैं। अब वहां से लोग, आप देखेंगे दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ रहे हैं, मैतेई लिपुन और अरंगबाई टेंगोल। ये दो संस्थाएं ऐसी थी जो पहले कल्चरली मणिपुर इज ग्रेट, मणिपुर मैतेई द सन ऑफ सॉइल करके इनका एक कल्चर बना था, जो अरंगबाई टेंगोल और मैतेई लिपुन के नाम से था। अब इन्होंने ऐसा ये फेनेटिक और से चला गया, जिसकी श्रद्धा एमपी सना जाउबा दे रहा था और बीरेन सिंह दे रहे थे। ये दोनों इनके हेड थे, जो इनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे थे। अब पिक्चर्स में आप देखेंगे सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी चीजें आई हैं कि आरंबाई तेंगोल वगैरह गन्स के साथ, वो भी ये अपने पुलिस कमांडोज के साथ पिक्चर्स लेते हुए। अब तो बात ऐसे आ गई, आप देखेंगे एक और चीज बात आई है, गवर्नर के रेसिडेंस में नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट दिया जाता है, और नेशनल फ्लैग के आगे दूसरा कोई फ्लैग नहीं आ सकता। वहां पर आप गवर्नर के ऑफिस आप जाएंगे तो सलाई ट्रेड, ये एक फ्लैग है जो मणिपुर के 7 क्लैन को डिपिक्ट करता है। क्या इंडिया फ्लैग के साथ ये सलाई ट्रेड, इनका जो फ्लैग है, ये आ सकता है? ये तो ऑलरेडी वायलेट कर रहा है फ्लैग वायलेशन ऑफ इंडिया रूल को। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो वेरी मेजोरिटी सुप्रीमिस का ये दिखाते हैं कि ये ठीक। मेजोरिटेरियन रूल है, मेजोरिटेरियन स्टेट है। पर पिछले 1.5 महीने से वहाँ चुनाव चल रहा था कर्नाटका में। 3 मई से तो हम कह ही सकते हैं कि ये घटनाएं हो रही हैं मणिपुर में। आप खुश हैं राइट। अभी जो अमित शाह साहब ने आके वहाँ पर ऐलान किए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, और आप जो कह रहे हैं उसका हम इस कार्यक्रम में साफ कर दें, उसमें ये मतलब निकल सकता है कि सारी जिम्मेदारी जैसे मैती समुदाय की है, जबकि मैती समुदाय के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो भी कुकीज़ के साथ रहना चाहते हैं और उनमें भी पैसे, मतलब लोग शांतिप्रिय लोग हैं, और ये झगड़ा मैती और कुकी का नहीं है, इसे सरकार बना रही है। तो सरकार के जो कदम है वो आपको लगता है वो ज़्यादा चुनाव केंद्रित हैं, इलेक्शन ओरिएंटेड हैं, और वो शांति के देखिए, लिए उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है? राइट। देखिए, 3 मई को ये वारदात हुई। 3 मई में कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा था। कुछ दिन तक तो सीएम साहब भी वायलेंस भूल गए, कर्नाटका के इलेक्शन में पार्टी को प्रमोट करने में लगे रहे। लेकिन आप देखेंगे जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, वो होम का भी पोर्टफोलियो इन्हीं के पास है। होम का पोर्टफोलियो है, मतलब लॉ, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब स्टेट सब्जेक्ट अपने ही स्टेट में जब इतना वायलेंस हो रहा है, और आप खुली छूट दे रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, इसका मतलब तो यही है कि आप चाहते हैं कि ऐसे दंगे फसाद हो। आप देखेंगे कि इम्फाल के अंदर 7 बटालियन, जो स्टेट पुलिस राइफल और आईआरबी वगैरह, उन 7 आर्मरीज में चोरियां हो रही हैं। कैसे चोरियां हो सकती हैं जब हेविली गार्डेड आर्मरीज को आप गार्ड नहीं कर पा रहे, खुलेआम वहां पे हथियारों की लूटिंग हो रही है? तो इसमें कहाँ से पीस आप दिखा पाएंगे? यहाँ तो वायलेंस का, ये तो वो हो गया कि आए, हथियार ले जाएं और वायलेंस करें। और ये तो बहुत मैं तो कहूंगा कि लापरवाही थी स्टेट की, और इन्होंने बहुत। एक चीज़ इसमें ये अमित शाह ने जो अपने बयान में कहा भी कि सारे लोग जो हथियार हैं जिनके पास वो सरेंडर कर दें, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। मैं आनंद आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा वाकया है, इसमें ये चीज़ बार बार निकल कर आ रही है और या एक बार कही जा रही है कि जो जो फॉल्ट लाइन वाला मसला है कि भाई दोनों दो समुदाय हैं और उन दोनों के बीच में एक तरह का कि जो दूरी है उसको बढ़ाने का एक पॉलिसी के जरिए, जिसका जिक्र अभी टिमोथी ने शुरुआत में किया कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो कि एक पक्ष में झुकी रहती हैं दूसरी। उसके नज़रिए से मैं जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसके ज़रिए नॉर्थ ईस्ट में भी उसी तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी समुदाय के हिंदू मुसलमान के बीच की बाइनरीज में खेलते हैं, उस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी करने की कोई एक सॉलिड बनाने की कोशिश है। और दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले में हम बेहतर होता कि हमारे पास कोई माइती रिप्रेजेंटेटिव भी एक होते, और जो कि ताकि उस पक्ष से भी हमारे पास कुछ उनके व्यूज़ होते, जो कि आने वाले उसमें हम कोशिश करेंगे कि उस पक्ष को भी थोड़ा सा मौका दिया जाए। आनंद? नहीं, जो वहाँ के क्षेत्र विशेष जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो मतलब
पार्टियां जो हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय में अलग अलग उनका रिस्पांस हो सकता है। अब वो भी जो फैक्ट्स की चर्चा की गई है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मेरी कोई पकड़ है नहीं, तो उसमें किसी एक पक्ष से बोल देना मेरे लिए तो नहीं संभव है। और कई जानकारियां मुझे भी पहली ही बार यहाँ पता चली हैं। तो एक तो दो तीन चीज़ें इसमें हैं कि जैसा बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट है 371C का, फिर अन्य राज्यों के लिए भी हिली या ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो 5th और 6th शेड्यूल में है, तो वो तो एक जो संवैधानिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है। इसका जो जैसे एक इससे दूसरा एक उसके जो स्थानीय समीकरण कुछ और होंगे, लेकिन इस तरह की एक समस्या जो है आप नॉर्थ बंगाल में गोरखा को लेके भी देखते हैं, गोरखालैंड को लेके वहाँ भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से जुड़ी समस्याएं हैं, मांग भी है, वहाँ हिल काउंसिल है भी। तो एक है कि ये एक मणिपुर की समस्या है, लेकिन और भी जगह इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जुडिशियल ऑर्डर्स के प्रति जो वायलेंट जो उसका जो रेजिस्टेंस है, तो अब कोर्ट के फैसलों को, हालांकि मेरे ख्याल से सिंगल बेंच था, उस पर चीफ जस्टिस ने एक ऑब्लिक रेफरेंस में ऐतराज़ भी जताया है कि थोड़ा सा ओवर रिच है या कुछ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि सिंगल जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करके क्या मतलब इस तरह का ओवर रिच का तरह का ऑर्डर ये जो एसटी की मान्यता देने की आई है। मान ले कि उसमें कुछ फ्लॉड डिसीजन है, लेकिन स्ट्रीट पावर से जो है जुडिशियल वर्डिक्ट को काउंटर करना, ये एक मेरे ख्याल से एक चिंताजनक जो है एक डेवलपमेंट है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे पॉलिसी का भी ये तो जुडिशियल वर्डिक्ट का हुआ या ऑर्डर का हुआ, या फिर किसी पॉलिसी का स्ट्रीट पावर से काउंटर करना, वो एक प्रदर्शन और विरोध की तो अधिकार है, लेकिन उसका वायलेंट ऑर्केस्ट्रेशन करके उसको करना, ये एक तो जैसे इसका एक पहलू अगर हम, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, उस पर अगर बात करें, जैसे पॉलिसी और उसका स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट, एक लॉजिकल, जैसे शाहीन बाग का लीजिए और CANRC लीजिए, अब तो ऐसी स्थितियों में, और उसमें भी वायलेंस का भी बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा कि जब नॉर्थ ईस्ट के उसमें दिल्ली में दंगे हो गए यहाँ पे, है ना, और जिसमें 60-65 लोगों की मौत हो गई। ऐसी स्थिति में आप केवल कि अगर हम इसको केवल इस नज़रिए से देखें कि एक पॉलिसी है और उसका स्ट्रीट पे लोग विरोध कर रहे हैं और उसमें वायलेंस हो जा रहा है, तो वायलेंस तो इन्फेस्ट भी करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को तो महारत है इन्फेस्ट करने में। वायलेंस इन्फेस्ट करके लेजिटिमेट प्रोटेस्ट को, लोगों के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को क्या वो नहीं किया जा सकता, डिलेजिटिमाइज नहीं किया जा सकता, उसको बदनाम नहीं किया जा सकता, इसकी संभावना नहीं। हाँ, खासकर ऐसी पार्टियां जो पॉलिटिकल और पार्टियां एक राजनीतिक ऑफशूट हो सकता है। और जैसे एक जो अग्निवीर वाला प्रदर्शन था, हाँ, वो भी जो है उसका जो भी नेचर था वो भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखा। और ये एक मतलब मणिपुर तक सीमित नहीं है, और भी जगह इसके अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं, तो ये मुझे चिंताजनक है। पॉलिसी के लेवल पे एक चीज़ और है यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी के लेवल पे आप कोई बहुत आमूल चूल, जैसे आपने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, बहुत आमूल परिवर्तन है, बहुत बड़ा बदलाव है कि आप अचानक से एक बड़ी आबादी है इस देश की जो निर्भर है और जो आकांक्षी है इस एक सरकारी नौकरी की, उसके सामने आप एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि उस 4 साल में रिटायरमेंट, मतलब 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट किसी नौकरी में और सरकारी नौकरी में, जिसके लाखों अभ्यर्थी इस देश में आवेदक हैं,
तो उसका उसके रिपरकशन, उसके नतीजे, इन सब चीज़ों की कल्पना आपको करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियां बाकी केवल केवल उसका बैकलैश होगा या उसका पॉलिटिसाइजेशन होगा, ये नहीं होगा, ये सोचना आपकी मूर्खता है। होगा ये एंटिसिपेट करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अग्निवीर पर तो हम अभी चर्चा करने नहीं बैठे हाँ हैं। उसका जो मेरिट डिमेरिट है जी। इसमें अतीत में चर्चा हो चुकी है। अभी उसका विश्लेषण करना तो अभी संदर्भ नहीं बन रहा। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा कि विरोध नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक जो ट्रेंड है ना प्रक्रिया चल पड़ी है कि वायलेंट प्रोटेस्ट का ये का, तो उसमें जो है जो एक जुडिशियल प्रोसेस या पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को रैंसम पे लेना, वायलेंस से काउंटर, ये एक अब उसका राजनीतिक पक्ष कुछ भी हो। यार मेरा इस पे एकदम अलग बयान है। मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इस बात की, हिंसा का तो यहाँ पर हम 4 लोग बैठे हुए हैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये उम्मीद करना कि जब रिसोर्सेस की बात हो, क्योंकि सारे मामले रिसोर्सेस हैं। कुकीज भी आज इसलिए चिंतित हैं, या जनजाति जो वहाँ पर अल्टीमेटली लैंड रिसोर्स का मसला है, रिसोर्स का मामला है। और उसमें और ये प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे हैं यहाँ पर। अब छोड़िए ना, कुकीज तो वहाँ हैं बैठे हुए, या मैतीज वहाँ बैठे हुए, नागा वहाँ बैठे हुए। आप यहाँ देखिए हरियाणा में जाट आंदोलन जो हो जाता है तो रेल की पटरियाँ उखाड़ के फेंक देते हैं और सब कुछ रुक जाता है। प्रधानमंत्री सामना नहीं कर पाते, उस वक्त भी बात नहीं करते हैं उन सब इश्यूज़ पे। और दूसरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, और टिमोथी आप हमें बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों में ये भावना है कि आप कश्मीर को तो एड्रेस करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा जैसा भी। कश्मीर में कुछ भी होता है आप सुनते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता रहे, हमें तो ये आज पता चल रहा है जब इतना प्रोटेस्ट, इतनी हिंसा होती है कश्मीर में, इतनी नॉर्थ ईस्ट में इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों की, लेकिन हम कभी उनकी ओर देखते तक नहीं। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में वहाँ जाइए तो ये भावना है कि आपके लिए इंडिया जो है वो वेस्ट बंगाल में ख़त्म हो जाता है, उसके आगे आपके लिए कोई इंडिया है ही नहीं। जब मैं वहाँ गया, वहाँ की जो माताएं हैं जी, महिलाएं जो बैठी हुई थी, वो कोई दुर्भावना से, मैलिशियस फीलिंग से नहीं कह रही थी, पर वो कह रही थी कि तू इंडिया से आया है। मुझसे पूछते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भैया ये इंडिया से आया है, उनके बच्चे यहाँ दिल्ली में हैं, लेकिन वो हम दिल्ली के से उनका इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट है दिल्ली का उनसे, उनका दिल्ली से नहीं, दिल्ली का उनसे इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। तो उस चीज़ को लेके, और एक ऐसी जगह जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर रही हो, जहाँ पर इतनी ज़्यादा हिंसा उन लोगों ने देखी हो, जो रेप की वो बात कर रहे हैं, उनकी महिलाओं ने जितना कुछ झेला, उसके बाद भी वो लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे टिमोथी ने अभी कहा कि वो भारत के झंडे की सैंक्टिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको सरकार को समझना चाहिए। सरकार 1 महीने तक सो रही है चुनाव में, उसके बाद सरकार वहाँ जाती है, उसके इंटेंशंस पे सवाल हैं अभी भी बहुत सारे कि वो कैसे हैंडल कर रही है इन चीज़ों को। और दूसरी बात ये, मैं फिर से यहाँ पर अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों समुदायों का जो मामला है उसमें शुरुआत में लगातार ये खबरें आ रही थी कि वो कह रहे थे कि इसको डोंट पिच अस अगेंस्ट ईच अदर, इसको हैंडल कीजिए पॉलिटिकली। तो गवर्नमेंट ने तो हैंडल पॉलिटिकली किया नहीं। तो ये बहुत बड़े संकट है जो हमको सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा आनंद ने भी कहा कि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसमें बहुत सारी जनजातियां और बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि वहाँ सब लोग मांसाहारी हैं, पर टिमोथी क्या सच नहीं है कि वहाँ बहुत से लोग वैष्णव भी हैं, जो यस बिल्कुल जो वहाँ के वेजिटेरियन मेजोरिटी है, यस वेजिटेरियन है, और मछली और पनीर दाल, इट्स सेम कुजीन, बट ऐसा डिपिक्ट किया जाता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में सारे मांसाहारी हैं और वो सब हैं। तो ये जो हृदेश ने जो बात रखी है कि एक तो इसका पॉलिटिकली इसको उस तरह से हैंडल नहीं किया गया जिस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए था, और दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ रख गया। तो इस पॉलिटिकल फेलियर के बारे में आपकी कोई कमेंट्री, टिप्पणी है? उसके बाद फिर हम आगे इस बढ़ते हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये पॉलिसी फेलियर इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ तो आप जब एक कम्युनल टोन लेकर आते हैं, आप जब एक कम्युनल डिवाइसिव पॉलिसीज लेके आते हैं, तो ऑलरेडी लोगों पे एक क्या था, डिस्ट्रस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है लोगों के माइंड पे। उसके बाद आप देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो चीज़ों को कंट्रोल करना, यस, एक क्राउड जब आता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट स्टेट के पास इतनी मशीनरीज हैं कि सारी चीज़ों को वो बंद कर सके। जैसे 3 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को ये जब वारदात हुई थी कोकता एरिया में, जो विच इज अ बॉर्डर एरिया ऑफ हिल एरिया एंड द मेइती एरिया, वहां पे जब बात रुक गई थी तो क्यों उसको एस्केलेट करने दिया इम्फाल एरिया में? दैट इज द कैपिटल। मैं मानता हूं अगर कुछ थोड़े कोने एरिया में होता है, थोड़ा बॉर्डर एरिया में होता जहाँ पर फोर्स जाना मुश्किल है,
वो अलग बात। बट स्टेट कैपिटल इम्फाल में जब आपके ऐसा वारदात होती है और सिस्टमेटिकली इतने सारे चीजें एक साथ, वायलेंस निकलता है और घरे जलते हैं, तो ये तो सिस्टम फेलियर है और पॉलिसीज फेलियर तो है ही। आप देखेंगे कि लोकसभा, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं। 60 एमएलए हैं टोटल, उसमें से 40 एमएलए तो वैली से हैं, 20 एमएलए हिल एरिया से हैं। अब क्या पॉलिसी लेकर आते हैं जो स्टेट असेंबली में पास होगी, तो आप खुद ही साथ से 40 और 20 का रेशो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। तो पॉलिसीज लाना तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। तो मेरा व्यू यही है कि जब तक आप होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं लाते, वैली कंसंट्रेट ना होके हिल एरियाज में भी आप डेवलपमेंट करते, हिल एरियाज में भी कुछ प्रोविजंस देते, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करते, तो लोगों में इतना तनाव नहीं होता। ठीक बात। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जो तीनों पॉलिसीज़ का जिक्र हुआ 2015 की लैंड वाली रिफॉर्म की पॉलिसी और आइडेंटिफाई करने वाली बात हुई, ये एक तरह के बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड की तरफ इशारा करता है कि कुछ चीज़ें बहुत प्लान तरीके से करी जाती हैं और लोग समझ नहीं पाते कि लोगों को घरों को क्रॉस कर देना, रेड मार्क कर देना, ये सब इस तरह से। क्या मतलब इसका ये वो है कि कुछ कोई योजना के तहत पहले से कोई स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही थी? यही है, आप जब आप मार्किंग करते, देखिए, आप एक और चीज 2022 में एक और चीज आई थी कुछ महीने पहले, गन लाइसेंस। ओनली चुरचांदपुर में आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सारी गन लाइसेंस है आप सरकार को दें, ये नोटिफिकेशन आया। और अगर गन लाइसेंस सभी को देना था तो क्यों भाई आप इम्फाल एरिया में सब लोगों को गन लाइसेंस इशू कर रहे थे? दस जिस महीने में ये इशू नोटिफिकेशन हुआ कि भाई आप चुरचांदपुर में जितने गन लाइसेंस है वापस करें, और दूसरी ओर इम्फाल में ये हुआ कि आप जो भी है गन लाइसेंस आप इशू करें, मतलब इशू कर रहे हैं, वहां एक तरफ इशू हो रहा है और एक तरफ विड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, घरों के मार्किंग हो रही है, इसका मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है। इम्फाल भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम है, पांगल है, सॉरी, ये लोकल्स हैं, और ये ट्राइबल्स भी हैं। अब उन ट्राइबल में से कुकी भी है, नागा भी है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इतने सारे घरों में से ये कुकी का घर है, ये नागा का घर है? तो वो रेड मार्किंग, अगेन दैट प्रूव्स कि भाई रेड मार्किंग आप कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये कुकी कम्युनिटी के घर हैं। तो अब जिस तरह पॉलिसीज आ रही हैं, ये तो साफ दिखाती है कि एक वेरी स्पेसिफिक टू वन कम्युनिटी पे अटैक कर रही है। और ऊपर से मैं एक और नक्शा आपको बता दूं मणिपुर का, जो बीच में वैली है, साइड में कुकीज है, उसके बाद नागाज है। इसका मतलब हम ही लोग हैं जो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। इसका मतलब हम ही सबसे पहले टारगेट बने मेजोरिटी ऑफ मैती कम्युनिटीज के। ठीक बात। ये मैंने वही कहा कि फिर से हम इसको और भी एक बार, इसका एक और पहलू है, एक और पक्ष है जो मैती कम्युनिटी है, उसका भी पक्ष इसमें शामिल होना चाहिए। आनंद, आपको किसमें कुछ और जोड़ना है? आपने सुना इनकी बात को? आप हृदेश? नहीं, बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब जो कहते हैं शांति बहाली हो। ठीक बात। तो वीडियो का हमारा जो हिस्सा है यहीं पर हम रोकेंगे। हमारा पॉडकास्ट पूरा सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे जाइए। धन्यवाद।